Very good afternoon everyone. Myself Suman Pandey and today I am going to deliver the lecture on length contraction. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था. हमने सारे इक्वेशंस डिराइव किए थे. तो जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस था ये बेस था आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट्स थे. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ा था. उसमें जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किया आइंस्टाइन ने. तो जो उनका बेस था ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज v इज वेरी वेरी मच लेस देन c, अगर ऐसा है तब स्पेस एंड टाइम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर इनवेरिएंट, ये चेंजेस नहीं होंगे फॉर द रेस्ट एज वेल एज मूविंग ऑब्जर्वर्स, दोनों के लिए सेम रहेंगी. लेकिन अगर v की वैल्यू कंपैरेबल टू c है, रिलेटिविस्टिक स्पीड से अगर कोई ऑब्जर्वर मूव हो रहा है तब उसके लिए स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट जो है दे आर वेरिएंट, चेंज हो जाएंगे. तो जो वेरिएंट होंगे क्या होंगे, लेंथ जो है वो छोटी दिखाई देगी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड देन टाइम डायलेशन होगा. वैसी मास में वेरिएशन होगा, मूविंग मास कुछ अलग आएगा, रेस्ट मास कुछ अलग. तो ये सारे कंसीक्वेंसेस हैं किनके, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस के. तो हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे डिटेल में. तो आज जो है हम सबसे पहला वाला कंसीक्वेंस दैट इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो क्या होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इसके लिए आप छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं. एक फ्रेंड जो है वो स्पेस क्राफ्ट में जा रहा है और नीचे उसका जो दूसरा दोस्त है वो नीचे ग्राउंड में खड़ा हुआ है. तो मान लीजिए ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रही है. x, y एंड z डैश जो है इसके एक्सिस है, o डैश ओरिजिन है, फ्रेम है s डैश, और जो दूसरा फ्रेम है दैट मीन्स जो दूसरा फ्रेंड है वो फ्रेम है हमारा रेस्ट वाला. सो x, y, z इसके कोऑर्डिनेट्स है, मान लीजिए फ्रेम s है. आप जैसे भी इधर भी इस डायरेक्शन में भी दिखा सकते हैं. सेम मान लीजिए एक रॉड रखी हुई है इस स्पेस क्राफ्ट में. तो ये जो रॉड है उसकी जो लेंथ है इट इज प्रॉपर लेंथ. प्रॉपर लेंथ का मतलब अगर कोई ऑब्जर्वर इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, क्योंकि हम अगर स्पेस क्राफ्ट में बैठे हुए तो हमारे रिस्पेक्ट में रॉड जो है वो रेस्ट में रहेगी. तो अगर मैंने मेजर किया उसकी लेंथ देन वो जो लेंथ होगी इट इज कॉल्ड प्रॉपर लेंथ. तो सेम वैसी अगर यहाँ का ऑब्जर्वर ओरिजिन ओ डैश में बैठा ऑब्जर्वर अगर इसकी लेंथ को रॉड की मेजर करता है तो सपोज L0 उसकी लेंथ होती है. सो दैट L0 इज प्रॉपर लेंथ. किसके लिए है, फॉर द ऑब्जर्वर हु इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू रॉड. तो कौन सा फ्रेम है, S डैश का ऑब्जर्वर रेस्ट में है, सो उसका L0 सपोज लेंथ है. अब यही लेंथ मान लीजिए ये मेजर कर सकता है कौन सा ऑब्जर्वर, जिसके रिस्पेक्ट में ये रॉड मूव हो रही है. v कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव हो रही है तब मान लीजिए यही लेंथ ये मेजर करता है, उसको मिलती है उसकी लेंथ L. सो दैट L इज एपरेंट लेंथ. एपरेंट लेंथ मतलब जिसके रिस्पेक्ट में वो रॉड मूव हो रही है. सो जो भी लेंथ मेजर करेगा दैट विल बी एपरेंट लेंथ. तो अकॉर्डिंग टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन L इज इक्वल्स टू L0. तो ये जो एपरेंट लेंथ है जो नीचे ग्राउंड में खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर जिसके रिस्पेक्ट में रॉड मूव हो रही है उसको उसकी लेंथ छोटी दिखाई देगी. सो दैट इज कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. क्लियर है. सो द लेंथ ऑफ द रॉड मूविंग विथ रिलेटिविस्टिक स्पीड. रिलेटिविस्टिक स्पीड का मतलब ही है जो v है वेलोसिटी इट इज कंपैरेबल टू c. v की वैल्यू कभी भी लेस देन c नहीं होना चाहिए. कब होगा ये सारी चीजें, लॉरेंज ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन में बोला ही था कि सारी चीजें कब चेंज होगी, कब वेरिएंट होगा, when v is comparable to c. That means when it is in relativistic motion. So when the rod is in relativistic motion then its length क्या हो रही है, is contracted along the direction of motion. And while अगर हम perpendicular direction में लेंगे तो उसकी लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होगा. सो while the direction perpendicular to the direction of motion will be unaffected. उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा. तो हम इसी को बोलेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. क्लियर है. तो इसको डिराइव करेंगे हम, यूज करेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का एंड शो करेंगे L इज लेस देन L0. सबसे पहले डिफाइन कर लेंगे
the length of the rod moving with relativistic speed appears to be contracted along the direction of motion. While the length along perpendicular to the motion will be unaffected. Clear है? तो along the direction perpendicular to the direction of motion the length will be same. जैसी रहेगी वो मूविंग को जैसा दिखेगी वैसे ही रेस्ट को दिखेगी, कोई चेंजेस नहीं दिखेगा. तो इसी को हम डिराइव करेंगे. मान लीजिए हम दो फ्रेम्स लेते हैं. पहला फ्रेम है S जो कि रेस्ट में है और दूसरा फ्रेम S डैश मूव हो रहा है with constant velocity along positive x direction with respect to फ्रेम S. क्लियर है? ये दो फ्रेम्स है, ये S डैश है, X डैश, Y डैश, Z डैश, ओरिजिन है O डैश जहाँ ऑब्जर्वर बैठा है. X, Y, Z, ओरिजिन O, S की कांस्टेंट वेलोसिटी V से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है. मान लीजिए एक रॉड रखी हुई है. क्लियर है? ये जो रॉड है उसकी जो लेंथ है हम कैसे मेजर करेंगे? दोनों के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे हम. तो इसके रिस्पेक्ट में मेजर करने के लिए हम क्या लेंगे? इसकी जो एंड्स के कोऑर्डिनेट्स है वो लेंगे. तो मतलब मान लीजिए फ्रेम S डैश का ऑब्जर्वर O डैश, उसको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x1 डैश मिली और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेकेंड वाले एंड का x2 डैश. तो ये है x1 डैश और ये है x2 डैश. कहाँ से ले गए हम ये डिस्टेंस? फ्रॉम ओरिजिन O डैश. क्लियर है? तो क्या मिलेगा? x2 डैश माइनस x1 डैश करेगा तो ये मिल जाएगा. तो ये जो लेंथ रहेगी इट इज L0. तो मान लीजिए दिस लेंथ इज प्रॉपर लेंथ L0. हम वैसे एक्सप्लेन करेंगे पूरा. क्या? कंसीडर टू फ्रेम्स S एंड S डैश. S dash is moving with constant velocity V along positive x direction with respect to frame S. Okay? ये बताना जरूरी है कि with respect to frame S, the rod is in motion. Clear है? तो अब हम लेते हैं क्या? Consider ये दोनों ends के जो coordinates है. तो consider the coordinates of ends of the rod. दोनों रॉड के एंड्स के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? x1 डैश एंड x2 डैश. किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S डैश. ओके, तब क्या आएगा? हम लेंथ लेंगे उसकी प्रॉपर लेंथ. सो लेट x1 डैश एंड x2 डैश बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड्स ऑफ द रॉड. एंड्स ऑफ द रॉड. देन किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं हम? विथ रिस्पेक्ट टू S डैश. देन द प्रॉपर लेंथ ये क्या है? L0 विच इज x2 डैश माइनस x1 डैश. x2 बड़ा होगा सो x1 डैश. ओके, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1. अब इसी रॉड को कौन मेजर करेगा? फ्रेम S का ऑब्जर्वर. O जो बैठा हुआ है ओरिजिन O में ऑब्जर्वर, अगर वो मेजर करता है तो इसके लिए कोऑर्डिनेट्स अलग होंगे बिकॉज द रॉड इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर. तो अब मान लीजिए वही कोऑर्डिनेट्स क्या हो जा रहे हैं? x1 और x2 हो जा रहे हैं. किसके रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं? फ्रेम S के रिस्पेक्ट में. क्लियर है?
तो अब इसके एंड से कोऑर्डिनेट्स हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ से लेंगे। कहाँ से रहेगी ये लेंथ, यहाँ से नहीं, ओरिजिन यहाँ से नहीं रहेगी, यहाँ से रहेगी। यहाँ से यहाँ तक आपकी लेंथ है x1 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहेगी x2। क्लियर है। तो अब हमें निकालना है कि जो इसके रिस्पेक्ट में लेंथ रहेगी x2 माइनस x1 दैट इज एपरेंट लेंथ, वो क्या होगी। तो अब हम निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S। क्या होगा, सेम वैसी, लेट x1 and x2 be the coordinates of the ends of the rod, the ends of the rod, then the apparent length, apparent length हमारी क्या रहेगी L। so this is x2 minus x1, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। इसके रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट्स है क्या है, ये x1 और x2 रहेंगे। so this is x1 यहाँ से यहाँ तक का। अब हमने क्या लिया, L लिया, इसकी एपरेंट लेंथ, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का। क्या था, x डायरेक्शन में ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है बिकॉज द मोशन इज इन x डायरेक्शन। सो यूजिंग फ्रॉम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, x डैश इज इक्वल्स टू x माइनस वी टी बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो जो टाइमिंग है दोनों के लिए, मान लीजिए एस डैश के रिस्पेक्ट में जो भी हम इवेंट क्या ले रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो वो जो मेजर किया उसका जो टाइमिंग था वो था टी डैश, और इसके रिस्पेक्ट में फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में वो टाइम टी था। टाइम जो है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में और x1 ले लेंगे हम, और x1 t विल बी सेम, t इज इक्वल टू टी डैश विल बी सेम। तो क्या आ जाएगा, ये x1 माइनस वी टी बाय, एंड सेम चीज अगर x2 डैश ले लेते हैं देन x2 माइनस वी टी बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। हम क्या लिखेंगे, सिंस t इज इक्वल टू टी डैश, ये दोनों सेम है। t क्या टाइमिंग था, इवेंट के होने का टाइम विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस एंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश, बोथ विल बी सेम। क्लियर है। अब हम आएंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में x1 डैश और x2 डैश, इन दोनों की वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 3 से रखेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 क्या बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x1 डैश एंड x2 डैश फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। क्या आ जाएगा, देखिए x1 में, x1 डैश में आप रखेंगे वैल्यू, और x2 डैश क्या था पहले, x2 डैश, सो x2 माइनस वी टी बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस x1 डैश की वैल्यू, सो x1 माइनस वी टी बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, x2 माइनस वी टी माइनस x1 प्लस वी टी बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, x2 माइनस x1 बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में देखिए यही चीज क्या है, x2 माइनस x1 दैट इज L एपरेंट लेंथ। तो हम इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू रख देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या आ जाएगा, ये हमारा L0 था, सो L0 इज इक्वल्स टू L बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और L इज इक्वल्स टू L0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब देखिए ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, सिंस 1 माइनस वी स्क्वायर 1 माइनस समथिंग इज ऑलवेज लेस देन 1, देयरफॉर क्या मिल रहा है हमको, L इज ऑलवेज लेस देन L0, सो दैट इज कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन।
क्लियर है? इसी को हम बोलेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके हम सारे केसेस लेंगे। वेलोसिटी v को हम कैसे बढ़ाएंगे, पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे यूज किया था, v इज वेरी मच लेस देन c, तब कोई अफेक्ट नहीं होगा, इनवेरिएंट होगा, वो भी हम प्रूव करेंगे। देन उसके बाद ये चीजें कब चेंज हो रही हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कब हो रहा है, जब रिलेटिविस्टिक स्पीड हो, दैट मीन्स व्हेन v इज कंपैरेबल टू c। एंड देन थर्ड केस भी लेके चलेंगे कि व्हेन v इज इक्वल्स टू c और ग्रेटर देन c, तब क्या होगा। अगर v इज इक्वल्स टू हम c ले लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो लेंथ आपको जीरो दिखेगी, लेंथ हमको दिखाई नहीं देगी। अगर हमारा स्पेस क्राफ्ट जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से मूव होगा तो जो लेंथ है दैट बिकम्स जीरो। एंड सेम हम नेक्स्ट बोल रहे हैं v इज ग्रेटर देन c अगर लेते हैं तो भी जो लेंथ है ये v इज ग्रेटर देन c हो जाएगी, तो इमेजिनरी, जो कि इम्पॉसिबल है। कभी भी कोई भी मटेरियल जो है आज तक वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से मूव नहीं किया है, तो ये दोनों चीजें इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, शो करेंगे कि क्या होता है अफेक्ट। ओके, सो सारे केसेस लेंगे हम। देन जो लास्ट केस रहेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला, वो भी शो करेंगे कि कोई इफेक्ट क्यों नहीं होगा। सो केसेस, पहला केस हम लेके चलेंगे, इफ v इज वेरी मच लेस देन c, तब क्या होगा, जो v स्क्वायर बाय c स्क्वायर है देन इट इज नेग्लिजिबल। देखिए कैसे, कंपैरेबल टू 1, जो c की वैल्यू है इट इज वेरी मच ग्रेटर देन b, तो नीचे स्क्वायर भी है उसका, 10 टू दी पावर 8 का स्क्वायर 10 टू दी पावर 16, तो 0.000 समथिंग आएगा, दैट इज लेस देन 1 के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, तो हम 1 के कंपैरिजन में क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है इट बिकम्स 1, देयरफॉर L इज इक्वल्स टू L0। सो जो भी प्रॉपर लेंथ होगी वही उसकी एपरेंट लेंथ होगी। क्लियर है? सेम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के जैसा। नाउ सेकंड केस क्या था हमारा, इफ v इज कंपैरेबल टू c, अगर v की वैल्यू c के बराबर है तब हम क्या बोल रहे हैं, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज लेस देन 1 और L इज लेस देन L0 होगा। यही हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, रिलेटिविस्टिक स्पीड है, तो हमारा इसी चीज के लिए एप्लीकेबल है। नाउ थर्ड केस क्या बोल रहे हैं, इफ v इज इक्वल्स टू c, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये v की वैल्यू c के बराबर तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, दैट मीन्स L बिकम्स 0। सेकेंड, अब हम और क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर देन c हो जाए तो भी क्या होगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, देखिए v की वैल्यू ज्यादा हो गई c से, तो ये 1 माइनस ज्यादा आएगा, 1 माइनस ज्यादा वैल्यू, 1 से ज्यादा वैल्यू तो माइनस में आएगा, और अंडर रूट जो है माइनस का इमेजिनरी i आ जाएगा, सो विच इज इमेजिनरी, और इमेजिनरी चीजें इम्पॉसिबल है, तो ये दोनों ही केसेस नहीं होते हैं, इम्पॉसिबल है। क्लियर है? नाउ अब फोर्थ केस आते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसकी जो लेंथ है कोई चेंज नहीं होगा उसमें। सो नंबर फोर्थ, the length of the rod along perpendicular to the direction of motion is unaffected, is unaffected। अब कैसे प्रूफ करेंगे ये, सेम वैसे हमने दो फ्रेम ले लिया, मान लीजिए पहला फ्रेम है S और दूसरा फ्रेम जो है S डैश। अब हम क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए हमने रॉड को ऐसा रखा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रॉड है और जो मोशन हो रहा है लेकिन वो x डायरेक्शन में ही है, ये v वेलोसिटी से S डैश है, x डैश y डैश z डैश o डैश, ये x y z ओरिजिन ऑफ फ्रेम है, इसके रिस्पेक्ट में रॉड जो है क्या हो रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, किसके, मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ का जो ऑब्जर्वर है अगर वही मेजर करता है उसकी लेंथ को, तो उसको एंड्स के कोऑर्डिनेट्स देखना है,
तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए इतना y डायरेक्शन में, इसलिए हम y1 डैश, और इधर y2 डैश लेंथ मिली उसको L0। तो क्या बोल रहे हैं हम, विथ रिस्पेक्ट टू S डैश फ्रेम क्या हो रहा है, L0 इज y2 डैश माइनस y1 डैश। लेकिन अब अगर यही ऑब्जर्वर, रेस्ट वाला ऑब्जर्वर यही लेंथ मेजर करे तो क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S L एपरेंट लेंथ होती है विच इज y2 माइनस y1। अब इसको इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिखे, अगर y1 और y2 और लेंथ मिली कितनी L, सो y2 माइनस y1 इज एपरेंट लेंथ। क्लियर है ना। अब हम आते हैं फ्रॉम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, y इज इक्वल्स टू y डैश, क्योंकि z और y डायरेक्शन दोनों में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, y इज इक्वल्स टू y डैश, या फिर हम लॉरेंज बोल रहे हैं तो पहले y डैश इज इक्वल्स टू y। इसका मतलब क्या, y1 डैश इज इक्वल्स टू y1 एंड y2 डैश इज इक्वल्स टू y2। अब हम यहाँ रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो देखेंगे क्या आएगा, क्या आ जाएगा, L0 इज इक्वल्स टू y2 डैश की जगह y2 माइनस y1। तो ये क्या है हमारा, L है, एपरेंट लेंथ है, सो L0 विल बी L। क्लियर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जितनी इसको प्रॉपर लेंथ रहेगी वही एपरेंट लेंथ रहेगी। तो चारों केसेस, पहला केस क्या था, व्हेन v इज वेरी मच लेस देन c, देन the proper length will be apparent length or apparent length will be proper length, both are same. Now the second case is when v is comparable to c, then only the length contraction will appear. And number third क्या था, when v is equals to c, then length will be 0, or v is greater than c, then the length will become imaginary, which is impossible. And the fourth case जो था आपका, the length along the direction of perpendicular to the direction of motion will be unaffected, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये हमारे चारों केसेस। नाउ इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपके पास तीन चीजें हैं वेरिएबल, क्या क्या, L0, L और वेलोसिटी। C तो हमारा कांस्टेंट होता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो उसी पे बेस्ड रहेंगे डाटाज अगर दिए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए प्रॉपर लेंथ 100 है और एपरेंट लेंथ 99 है, तो हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी क्या होगी। तो क्वेश्चन आप लिख लेंगे, द रॉकेट शिप इज 100 मीटर, a rocket ship is 100 meter on the ground, अगर मान लीजिए यही मूव करने लगती है, when it is in flight, when it is in flight, इसकी लेंथ जो है वो 99 मीटर हो जाती है, flight, then its length is 99 meter to an observer on the ground. फाइंड आउट करना है हमको वेलोसिटी, फाइंड v। क्लियर है। तो ग्राउंड में रखी हुई है अगर रॉड तो 100 मीटर की है, लेकिन यही रॉड अगर हम मूव कराते हैं, फ्लाइट पर आते हैं कुछ वेलोसिटी से, हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी, तो उसकी जो लेंथ है कॉन्ट्रैक्ट होकर के 99 मीटर हो जाएगी। हमें फाइंड आउट करना है कितनी वेलोसिटी से मूव करें कि वो 99 मीटर की दिखने लगे। क्या क्या गिवन है, L0 दिया हुआ है। अगर आपको ना समझ में आए कि कौन सा L0 है कौन सा L है, तो आप जो भी बड़ा होगा उसी को आप L0 ले लेंगे। L इज इक्वल्स टू 99 मीटर। B हमें फाइंड आउट करना है, फॉर्मूले में हम रख देंगे 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सो 99 100 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे, सो 99 बाय 100 स्क्वायर कर दीजिए, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर।
1 माइनस 99/100 और v इज इक्वल्स टू c √1 माइनस 99/100। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.23 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन। नाउ इसके बाद अगर कुछ वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है तो हमें फाइंड आउट करना है एपरेंट लेंथ। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन हम करेंगे। ये हो गया। तो अभी जो है जस्ट पैरेलल मूव हो रही है, उसके बाद हम ऐसे भी क्वेश्चंस रहेंगे कुछ एंगल बनाती हुई अगर मूव होती तब हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी एपरेंट लेंथ होगी और उसका परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन कितना है। तो 3-4 क्वेश्चंस ही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। क्या दिया रहेगा? L0 दिया है सपोज 100 मीटर और वेलोसिटी दी हुई है कि व्हेन द रॉड, कंसीडर द रॉड कितनी है 100 मीटर ऑन द ग्राउंड, व्हेन इट इज इन फ्लाइट विथ वेलोसिटी दिया रहेगा कितना, अगर c/2 है देन फाइंड आउट करना है l की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? तो सेम वैसे हम फॉर्मूला रखेंगे 1 माइनस v²/c²। l 0 दिया हुआ है, हमें l निकालना है। L0 इज 100, 1 माइनस c/2/c²। तो ये आप 100 इंटू 1 माइनस 1/4 आ जाएगा ये, सो √3/4 आएगा 100, सो √3/2, सो 50 √3 मीटर। ये आ जाएगा एपरेंट लेंथ। आप इस √3 की वैल्यू भी रख करके आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है ना? अब मान लीजिए हम ऐसा दिखा रहे हैं कि तीनों डायरेक्शन में जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है या नहीं। मीन्स एक क्यूब हमने ले लिया है और उसको हम मूव कराते हैं, तो हम किसी एक एक्सिस के अलोंग, हो सकता है एक्स के, हो सकता है वाई, हो सकता है जेड के, और इस क्यूब की साइड्स दी रहेंगी और वेलोसिटी दी रहेगी कि इतनी वेलोसिटी से। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो उसका वॉल्यूम है वो कितने % कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चन समझेंगे क्या है। क्या दिया है? क्यूब दिया रहेगा। मान लीजिए हमारी ये एक्सिस है, क्यूब बना लीजिए। फिर और किसी एक डायरेक्शन के अलोंग मोशन हो रहा है। ये तीनों इसकी एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ये एक्स डैश हम लेंगे, वाई डैश, एस डैश है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी रहेगी, मूव हो रहा है। एंड देन ये हो गया हमारा जेड डैश, ओरिजिन ओ डैश। अब इसी को अगर रेस्ट वाला ऑब्जर्वर देखता है, फ्रेम एस बनाएंगे हम, एक्स वाई और जेड, ओरिजिन ओ है। फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में हमें फाइंड आउट करना है ये जो क्यूब है उसका वॉल्यूम कितना चेंज होगा, कितना % कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा हाँ, होगा। क्लियर है? ये बना दीजिए एक्सिस, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए। पहले क्यूब बना लीजिए तो इजी होगा डायरेक्शन शो करना। ये है एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड एक्सिस। ओके, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, ओरिजिन ओ डैश, फ्रेम एस डैश। अगर मूव हो रहा है तब इसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, एक रेस्ट ऑब्जर्वर अगर मेजर कर रहा है इसका वॉल्यूम, तो फाइंड आउट करना है कितना % कॉन्ट्रैक्शन होगा उसके वॉल्यूम में। क्लियर है? ये है फ्रेम एस जो कि रेस्ट में है।
मान लीजिए जो साइड्स दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि क्यूब है सारी साइड्स इक्वली होंगी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश, रेस्ट के और रिस्पेक्ट में, मतलब प्रॉपर वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ये ए क्यूब 10 है उसका क्यूब, सो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी, ये जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर कॉन्ट्रैक्ट होगी क्योंकि इसी के डायरेक्शन के अलोंग, और y और z के रिस्पेक्ट में सेम रहेगी, ये 10 सेंटीमीटर ही, ये 10 सेंटीमीटर ही रहेगी, क्योंकि सेकेंड वाला पोस्टुलेट जो था y और z एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं होंगे लेंथ के, मीन्स इधर सेम रहेगा। हमको ये ऐसा दिखेगा छोटा, अगर y डायरेक्शन में होता तो ऐसा छोटा, z में होता तो ऐसा छोटा दिखता। तो अभी सिर्फ x डायरेक्शन के अलोंग अगर मोशन हो रहा है तो सिर्फ x डायरेक्शन में ही उसकी लेंथ चेंज होगी, y और z एक्सिस में उसकी लेंथ सेम रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, जो लेंथ है उसमें कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ। सो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन अलोंग x डायरेक्शन क्या आ जाएगा, सेम वही, L इज इक्वल्स टू L0 अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। L0 प्रॉपर लेंथ दी हुई है कितना, 10 सेंटीमीटर। हाँ मान लीजिए वेलोसिटी दी हुई है 0.8c, तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 1 माइनस 0.8c बाय सी स्क्वायर। क्लियर है? सो 10 इंटू, ये कैंसिल हो जाएगा सी सी, 8 8 जा 64 पॉइंट, तो ये 0.4 के करीब आएगा, मतलब 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अब हम देखेंगे जो एपरेंट वॉल्यूम आया है वो कितना आएगा। देयरफॉर एपरेंट वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा 4, हम इसको ले सकते हैं ना LX और LY कितना रहेगा 10 सेंटीमीटर, वैसे ही हमारा LZ इज 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम अगर आप लिखना चाहें पूरा फॉर्मूला LX LY इंटू LZ। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 इंटू 10, ये हो गया 400 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो अब हम निकालेंगे कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन हुआ अब हम किससे कंपेयर करेंगे, जो भी इसका प्रॉपर वॉल्यूम था उससे हमको कंपेयर करना है, तो किससे हम करेंगे, प्रॉपर से ही, इंटू 100। तो क्या हो जाएगा परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए इसको हम लेते हैं L0, लेंथ तो नहीं है वॉल्यूम है, फिर भी हम V0 ले लेते हैं, वॉल्यूम V0 और इसको V, तो क्या होगा V0 ही ज्यादा होगा, माइनस V बाय V0 इंटू 100, तो ये हो गया 1000 माइनस 400 बाय 1000 इंटू 100, ये आ जाएगा 600। कितना परसेंट, 60%। वही आपको दिख रहा था 40% है तो 60% कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं कि जो वॉल्यूम है अगर वो चेंज हो जाता है, क्योंकि कोई एक एक्सिस के अलोंग कॉन्ट्रैक्शन होता है अगर, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो कितने परसेंट कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, रॉड को भी अगर कोई एक एंगल मूव करती हुई अगर हम शो करते हैं तो दिखाना है कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्शन होगा रॉड में। ये क्वेश्चन आता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन in the length of the rod making an angle of 60 degree
रॉड मूविंग विथ 0.8 c ही देते हैं, अगर 0.8 c in a direction at angle of 60 degree with its own length. ओके, इसकी अगर ग्राउंड में लेंथ रखी हुई है, रॉड रखी, उसकी लेंथ दिया हुआ है, तो उसी से वो 60 डिग्री एंगल बनाते हुए अगर रॉड मूव होने लगी तो हमें निकालना है कितने % कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो पहले ना डायग्राम से आप इसको समझ लेंगे कि मोशन जो है वो कैसे हो रहा है। तो मान लीजिए पहले ये रॉड ग्राउंड में रखी हुई थी, ये ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट में है। अब इसके रिस्पेक्ट में ये मूव होने लगी 60 डिग्री एंगल बनाते हुए, तो जो हमारा फ्रेम S डैश है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये जो रॉड है अब ऐसी हो जाएगी। इनके बीच का जो एंगल है इट इज 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज कितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब देखिए ये जो रॉड है उसकी लेंथ है, मान लीजिए प्रॉपर लेंथ L0 है। तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों कंपोनेंट्स लेंगे, पहला along the direction of motion और दूसरा परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा L0 cos 60 डिग्री, मान लीजिए दिस इज Lx डैश, और ये हो जाएगा Ly डैश इज L0 sin 60 डिग्री। क्लियर है? तो अब हम क्या निकालेंगे, इसके रिस्पेक्ट में कौन से ऑब्जर्वर, फ्रेम S डैश का जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में प्रॉपर लेंथ कितनी होगी। सो Lx और Ly ले लिया है हमने, इसीलिए प्रॉपर लेंथ जो होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले प्रॉपर लेंथ along x डायरेक्शन, cos 60 डिग्री, एंड देन फिर से वैसी प्रॉपर लेंथ along y डायरेक्शन। क्लियर है? ये क्या आ जाएगा, Ly डैश इज L0 sin 60 डिग्री। क्लियर है? देयरफॉर प्रॉपर लेंथ L0 is under root Lx dash square plus Ly dash square। ये आप निकाल लीजिएगा क्या आया। अब क्या रहेगा, इसके रिस्पेक्ट में अगर हमको लेंथ निकालना है तो देखिए x डायरेक्शन में ही चेंजेस होंगे और y में चेंज नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन कैसी हो रही, x डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा है। दैट मीन्स इसके जो कंपोनेंट है L0 cos 60 इसके रिस्पेक्ट में इसी में चेंज होगा बस। दैट मीन्स Lx डैश जो है लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड दिखेगी किसको, ऑब्जर्वर को इन फ्रेम एस के, लेकिन Ly डैश में उसको कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। तो हम देखेंगे कितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में मान लीजिए ये जो लेंथ रहेगी इट इज Lx, सो Lx कितना आएगा, L0 cos 60 डिग्री अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, क्योंकि हम क्या लेंगे, वो जो सेकेंड वाला टर्म है वो कॉन्ट्रैक्टेड हो रहा है जितने से, उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो कितने से कॉन्ट्रैक्ट होता है, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो अब हम क्या निकालेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस क्या आ जाएगा, एपरेंट लेंथ किसके अलोंग, लेंथ अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या होगी, मान लीजिए दिस इज Lx, तो क्या होगा Lx डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सो L0 cos 60 डिग्री
√1 माइनस वी की वैल्यू रख दीजिए 0.8c/c का स्क्वायर। तो आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आया। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, एपरेंट लेंथ along y direction, so this is ly, so ly में कोई चेंजेस नहीं होगा, दैट मीन्स ly डैश, so l0 sin 60 डिग्री। क्लियर है, ये सारी वैल्यूज रख लेंगे। उसके बाद आप l कैलकुलेट करेंगे, एपरेंट लेंथ दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर रूट, सो L इज इक्वल टू देयरफॉर एपरेंट लेंथ, ये क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू √LX² प्लस LY स्क्वायर। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नाउ देयरफॉर परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन, सब डिपेंड करेगा आप डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल के बाद जो है कितने डिजिट्स आपने लिया है, तो आंसर्स जो है उसी के बेसिस पे वेरी होते हैं। परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन, ये हमारा L है और L0 बड़ा कौन सा था, L0, सो L0 माइनस L बाय, कंपेयर किससे करेंगे, L0 से, डिवाइड बाय 100। तो ये जो आंसर है उसका 8 to 9% आता है, कभी 13% भी आता है, डिपेंड करेगा आपने डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स ली है, उसी के बेसिस पे आंसर भी वैरी होता है। क्लियर है, तो ये आप निकाल लेंगे परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन। कभी कभी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी पूछता है, अगर ऐसा है दोनों कंपोनेंट्स अगर हमने लिया है एपरेंट लेंथ का ये वाला, तब इंक्लिनेशन जो होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो होगा आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितना है, मीन्स Ly और इसका Lx, तो इन दोनों का रेशियो होता है, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू Ly बाय Lx। ये भी पूछता है कितने एंगल से, तो आप थीटा इसके बेसिस पे निकाल सकते हैं। क्या है ये, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, क्लियर, विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा ऑब्जर्वर, रेस्ट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बना रही है। तो ये आपका कंप्लीट होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, और उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे आपको प्रिंसिपल थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा। तो बाकी जो है सेकेंड जो कंसीक्वेंस है आपका टाइम डायलेशन, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, थैंक यू।